हेलो स्टूडेंट, ये आपका नाइन्थ क्लास आपकी एसएस का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपकी जो नाइन्थ क्लास की एसएस की हिस्ट्री है ये आपकी बुक है बेटा एनसीईआरटी। इसके अंदर जो आपका इंडेक्स है उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये देखिए आपके ये जो लेसन है इसमें ये नीचे वाले जो लेसन है वो डिलीटेड है और हो सकता है आपकी बार और कुछ चेंजेस की जाए लॉकडाउन की वजह से। है हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेसन है उसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन है वर्ल्ड के अंदर इसकी अपनी बहुत बड़ी इमेज है। इस रिवॉल्यूशन की वजह से जो पूरे वर्ल्ड के अंदर रिवॉल्यूशन को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला है। बहुत सारे देश कंट्रीज़ ने इसकी वजह से भी अपने देश के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस माने जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। अब ये जो वाला आपका फ्रंट पेज है इसमें और कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात समझाई गई है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 14 जुलाई 1789 को। कब हुई थी? 14 जुलाई 17। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वहाँ के शहर पेरिस में हुई थी। पेरिस के अंदर वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों ने जो राजा के कमांडर ट्रुप्स हैं इनके ऊपर 7000 मैन और वुमेन ने मिलकर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। उनका रीज़न ये था कि वहाँ पर जो लोग थे वो वहाँ पर जो राजा का किला था जिसको बास्टिन किला के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर जो राजा क्या करता था जितने भी लोग हैं उनको पनिशमेंट देना, अपने बड़े बड़े वीपन्स रखना, उसके सोल्जर्स वगैरह सब यहीं पर रहते थे और इसीलिए फ्रांस के लोगों को इस किले से बहुत ज़्यादा नफरत थी और वो इस किले को क्या करना चाहते थे? तबाह करना चाहते थे। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से था बट जो 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग की जो बात चल रही है, इस दिन 7000 मैन एंड वुमेन ने मिलकर क्या किया कि इस किले के ऊपर अटैक करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जो फूड की जो प्राइजेज़ हैं वो हम लोग हमारे जो स्टेपल फूड है, राइस है, वीट है, इनका जो स्टेपल फूड है वो इनका ब्रेड था। तो जो ब्रेड के प्राइजेज़ हैं वो सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे और ये प्राइजेज़ जो पुअर जो लोग हैं उनके बजट में नहीं थे और इसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हंगर को फेस कर रहे थे, भूखे हो रहे थे और इसीलिए लोगों ने एकजुट होकर क्या किया? राजा के किले के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, वो पॉइंट मैं आपको नोट्स के द्वारा समझाऊंगी। अब देखिए आपकी इस लेसन का पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि ये बात चल रही है आपकी 18th सेंचुरी की। जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या थी? देखो ये फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया गया है, पहले आप इसे समझ लीजिए। सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसके अंदर जो स्टेट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेट कैलजी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट जिसके अंदर बिजनेसमैन, ऑफिसर, प्लीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस सारे लोग इसमें आते थे। इस स्टेट का डिवीज़न जैसे इंडिया के अंदर हम लोग सैनी, यादव, ब्राह्मण काफ़ी सारे जो कास्ट होते हैं उसके वैसे ही फ्रांस के अंदर भी सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। सबसे बड़ी बात थी जो क्लर्जी ग्रुप था इसके अंदर चर्च के हेड आते थे। जो नोबिलिटी ग्रुप है इसके अंदर सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड, ये इन्वेस्ट में इन्वॉल्व होते थे और इसके अंदर तो आपको दिख ही रहा होगा ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो ये थी कि जो राजा था लुई 16 वो क्या करता था, जितने भी टैक्सेस इंक्रीज़ किए जाते थे वो टैक्सेस का जो बर्डन है वो केवल 3 स्टेट के ऊपर ही दिया जाता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को इन बर्डन का पे नहीं करना पड़ता था जो इंक्रीज टैक्सेस होते थे, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ही सफ़र करते चले जा रहे थे। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पहले इस टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं 1774 की। जो लुई 16 है वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और इसने क्या किया, ये 1774 के अंदर लुई 1774 के अंदर लुई 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था उसने यहाँ फ्रांस का राजा बन गया। ये उस समय 20 ईयर का था। इसकी जो शादी है वो अफ्रीका की क्वीन मैरिना एंटोनिया से हो गई थी। ये जो थी
उस समय ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या लग्जरियस लाइफ को जीना चाहती थी। ये जो लोग हैं इनके खर्चे बहुत ज़्यादा थे। उस समय इनका जो इनका कोष है वो पूरा खाली हो चुका था। इनकी फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो धीरे धीरे ख़राब होती चली जा रही थी। वो जो इनका जो किला है, जो बेस्टिन का किला, उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और उस समय इनका जो था वो वर्साई में इनका पैलेस था, जिस पैलेस के अंदर ये लोग दोनों रहते थे। अब उसके बाद में क्या है कि जो लुई 16 है वो जो 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज़ हैं उन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से रिमूव करवाने के लिए उसने क्या किया, अपनी सारी फोर्सेस, अपना ट्रेजरी, अपने मिलिट्री फोर्स वगैरह को सबको डाल दिया। और जिसके उसने क्या किया, ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर की, वो बिकॉज ऑफ ओनली इमेज को मेंटेन करने के लिए, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पे वो अपनी इमेज इंक्रीज़ करना चाहता था। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को इंक्रीज़ करने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और जिसकी वजह से ये किस में बढ़ गया, कर्ज में डूबता चला गया। और उसके बाद में इसने अपने कर्ज को रिकवरी करने के लिए जितने भी बड़े बड़े लोगों से क्या किया, जो टैक्सेस जो लोन लिया था उस लोन को पे करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 10% था, और जो कि बहुत ज़्यादा था, जिसको ये कंप्लीट नहीं कर पा था। यहाँ पे एक नाम लिखा दिया हुआ है लिवर्स, जो कि उसकी वहाँ की करेंसी का नाम है, फ्रांस की उस समय की 18th सेंचुरी की टाइम के अंदर। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्या बात है कि इसमें 2 बिलियंस जो लीवर्स है उसका इनको कर्ज चुकाना पड़ रहा था। इनके जो रेगुलर एक्सपेंशन थे, सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, आर्मी फोर्स, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, इन सब के लिए भी इनको क्या करने पड़ते थे, अपने टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़ते थे। मैंने आपको बताया कि जो इंक्रीज टैक्सेस का बर्डन किसके ऊपर जाता था, केवल थर्ड स्टेट के ऊपर जाता है। इसकी वजह से ही जो थर्ड स्टेट है वो कैसे इनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। देखो यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे वन वर्ड में भी दिया हुआ है, यहाँ पे चलो इसमें तो नहीं है वन वर्ड के अंदर, यहाँ पे ही है। ओल्ड रिज्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी जो कब थी, 1789 से पहले की जो सोसाइटी थी उसको ओल्ड रिज्म के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये देखिए एक बार आप यहाँ पे लीवर्स लिखे हुए हैं। पहला जो नाम है लीवर्स, यूनिट ऑफ करेंसी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रांस की करेंसी थी उसे लीवर के नाम से जाना जाता है। क्लैर्जी, ये वो ग्रुप था जो कि चर्च वालों का था, और इस ग्रुप को, ये सबसे रिच ग्रुप था, सबसे पावरफुल ग्रुप था। अब जो पॉइंट है, टीथे एंड टीले, ये 2 प्रकार के टैक्सेस थे। ये वो टैक्सेस है जो पे डायरेक्ट किया जाता था, यानी कि सब लोगों से किया जाता था। और ये जो टीले है ये केवल चर्च के द्वारा लिया जाता था। ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका 1/10 पोर्शन होता था, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 जो प्रोडक्शन है वो चर्च को टीथे के रूप में फ्रांस के ईस्ट स्टेट के लोगों को पे करना पड़ता था। अब उसके बाद में इससे रिलेटेड जो और टॉपिक है वो क्या है कि जो चर्च के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही रिच होने की वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते थे। वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते रहते थे टैक्सेस को। अब अब देखिए इस पेज के अंदर भी आपको एक पॉइंट दिया हुआ है न्यू वर्ड्स के अंदर। पहला पॉइंट है सब्सिडेंस क्राइसिस। सब्सिडेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन जो कि आपके रहने के लिए इम्पॉसिबल है, यानी कि आपकी जो बेसिक नीड है जब आपको ना मिले तो उस प्रकार की क्राइसिस को सब्सिडेंस क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। एक वर्ड है एनोनिमस, इसका मतलब होता है वन हु नेम रिमेन अननोन, यानी कि गुमराह जो होता है ना उस प्रकार से जो होते हैं। अब देखिए, अब ये जो आपका पॉइंट है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि अभी मैंने आपको बताया सब्सिडेंस क्राइसिस क्या होता है, यानी कि लोगों के लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी कि वो नॉर्मल वे में रह भी नहीं पा रहे थे। ये बात है। इसका देखो मेन रीज़न क्या है कि फ्रांस के अंदर जो पॉपुलेशन है वो सडनली इंक्रीज़ हो गई थी। वो 23 मिलियंस हो गई थी 1715 में, और जो कि इंक्रीज़ होके 28 मिलियंस हो गई थी 1789 के अंदर। इतनी रैपिड इंक्रीज़ पॉपुलेशन की वजह से जो फूड ग्रेन की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी,
बट जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज़ नहीं हो पाया, लेकिन जो जो एक्सेस पॉपुलेशन है उनको अपनी बेसिक नीड के लिए खाना तो चाहिए। अब वो उनका जो स्टेबल फूड था वो ब्रेड था। अब ब्रेड के जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। अब इस एक्सेस प्राइजेस को ऊपर से आपको एक बात क्लियर है कि ये जो स्टेट है, जो थर्ड स्टेट है, उसको सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पीजेंट थे, वर्कर थे, इनकी जो वेजेस हैं वो क्या हो रहे थे, वेजेस स्टेबल कंडीशन थे, और जो फूड ग्रेन के प्राइजेस है वो इंक्रीज़ होते चले जा रहे थे। तो इससे भी प्रॉब्लम फेस आई। और जो जितने भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, उस इंक्रीज़ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी कि लोगों को सफिशिएंट क्वालिटी में फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। इसी कंडीशन को सब्सिडेंट क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एम्प्लाइज एन एंड ऑफ प्रिविलेज। यानी कि अब इस पैराग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि जो मिडिल क्लास है वो बढ़ रहा है। इसके अंदर बढ़ने का रीज़न क्या है, इसके अंदर धीरे धीरे एजुकेटेड लोगों का जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। उस समय क्या था कि लोगों को राइट टू प्रिविलेज दिया जाता था जन्म के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर अमीर ग्रुप में कोई बंदा जन्म लिया है तो उसको उसकी इमेज इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर किसी स्टेट के अंदर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, चाहे कितना ही एजुकेटेड हो, मेरिट बेसिस पे उनको उसकी क्वालिटीज़, उसके गुण की वजह से उसको प्रमोट नहीं किया जाता था। ये बहुत गलत बात थी। तो लोगों ने इसकी अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। तो फूड के जो इंक्रीजिंग टैक्सेस हैं और फूड सिक्योरिटी के लिए जो लोग हैं वो धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लग गए। जो रिवॉल्ट इनके अगेंस्ट धीरे धीरे प्रेजेंट्स वर्कर ने क्या करने लगे, रिवॉल्ट करने शुरू कर दिए थे। वो धीरे धीरे कॉफ़ी शॉप में जहाँ पर भी मिलते थे वो आपस में बातें वगैरह करते थे। और उसकी वजह से क्या होता था कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लग गया कि जो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के लिए जो ई स्टेट है वही जिम्मेदार नहीं है, और जो स्टेट है उनको भी पूरा जो अपना इंक्रीज टैक्सेस का जो बर्डन है उसको पे करना चाहिए। उस समय जो फ़िलासफ़र हुए, उन फ़िलासफ़र के अंदर जो सबसे बड़े फ़िलासफ़र थे उसके अंदर देखो सोसाइटी के अंदर इन लोगों ने जाना कि जो लोग हैं उसको राइट टू प्रिविलेज्ड होना ज़रूरी नहीं है। उसको ये होना चाहिए कि हमें जो अधिकार मिल रहे हैं, राइट्स मिल रहे हैं, वो बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं, मेरिट बेसिस के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। फिर उसके बाद में और जो टैक्सेस है, जो इंक्रीज टैक्सेस है, उसका बर्डन भी सबके ऊपर इक्वल होना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फ़िलासफ़र की। इस फ़िलासफ़र में एक फ़िलासफ़र है जॉन लॉकी एंड जैन जोक्रेस रूसो। ये दो फ़िलासफ़र थे। इनमें से जो रूसो ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है इन टू डर्टीज ऑफ गवर्नमेंट। ये लूसो के द्वारा लिखी गई इस बुक में इसने क्या कहा था कि जो राजा है उसको लोगों को अपने साथ लेकर काम करना चाहिए, उसकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और इसके साथ साथ जो राजा का जो मोनार्ची पावर है, उसको जो मोनार्च सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो एक रूसो है, ये भी फ़िलासफ़र था, इसने भी बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस बुक में भी इसने ये कहा था कि मोनार्च की तो अगेंस्ट था ही था, इसके साथ साथ इसने डिवीज़न ऑफ पावर को कहा जो एट प्रेजेंट इंडिया में है भी। तीन इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन वे में इसने क्या किया, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको डिवाइड करने के लिए कहा और पावर को इक्वल डिवाइड करने की बात इसने की। अभी मैंने बताया कि यूएस से जिसकी 13 कॉलोनीज़ को रिमूव करवाने का काम, फ्रीडम करवाने का काम फ्रांस ने किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट, तो यहाँ पर भी इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया था जब अमेरिकन कॉलोनी से फ्रीडम हो गई थी। अब उसके बाद में क्या है, इन्होंने क्या कहा, इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। ये क्या कहते थे, सबके अपने इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। इन फिलोसफर ने इन सब बातों को धीरे धीरे क्या किया, लोगों तक फैलाना शुरू किया। अब ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ, जब भी आपस में मिलते तो ये डिस्कस करते थे कि लुई 16 को जो रिमूव करना चाहिए, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ पे बात क्या थी कि वहाँ पे जो लुई 16 है, इनकी एक ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, जो स्टेट जनरल की मीटिंग की जाती थी। राजा जो लुई 16 है वो अपने अकॉर्डिंग इन टैक्सेस को इंक्रीज़ नहीं कर सकता था।
इसीलिए लुई 16 ने क्या किया, स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाता था जिसके अंदर तीनों ग्रुप जो अभी मैंने आपको दिखाया था, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड ये वाले जो ग्रुप है आपके, ये तीनों स्टेट्स के मेंबर होते थे। तो जो मेंबर होते थे वो तीनों के इक्वल नहीं होते थे। 300, 300, 600 जो इसके क्लर्जी ग्रुप के होते थे वो 300 होते थे, नोबेलिटी के 300 होते थे और 3 स्टेट के 600 होते थे। लेकिन बात ये थी कि इन दोनों को एक एक वोट देने का राइट था और जो ये स्टेट है उसको केवल एक वोट देने का अधिकार था, जिसकी वजह से डिसीज़न हमेशा जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी वो फेवर में होता था हमेशा फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के। और इनकी दोनों की वजह से जो टैक्सेस को इंक्रीज़ किया जाता था उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ता था, हमेशा इस स्टेट के ऊपर या थर्ड स्टेट के ऊपर पड़ता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से जो लोग हैं वो लुई 16 से डिसअपॉइंटेड होते चले जा रहे थे। थैंक यू। ये मैंने आपको वन टॉपिक क्लियर किया है। इससे रिलेटेड आपकी जो पेज नंबर 7 तक जितने भी वन वर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं उनको इम्पॉर्टेंट पॉइंट की वजह उसमें बना लीजिए। इसके साथ साथ आपकी बुक में जो न्यू वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे कि ये न्यू वर्ड्स है, ये न्यू वर्ड्स है, इनको आपको फेयर कॉपी में लिखना है। थैंक यू।